हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरिता गुप्ता में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 क्लास 12 की बुक है ये, जिसका चैप्टर का नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में, स्वयं अपने लिए एक जीविका को तय करना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक ओर तो हम बहुत से कैरियर के मार्ग खुले हैं और दूसरी ओर एक युवा व्यक्ति के लिए अभिरुचि और प्रतिभा की पहचान करके उसे मान्यता भी देनी होती है। साथ ही कुछ मामलों में रुचियों में भी बहुत विविधता होती है, अतः चयन करना आसान नहीं है। चयन करने के लिए युवाओं को विभिन्न संभावित विकल्पों को जानना भी आवश्यक है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपनी रुचि, प्रतिभा, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं को पहचाने। तत्पश्चात ऐसे विकल्पों की खोजबीन प्रारंभ करे जिनमें व्यक्ति अपने लाभ के साथ साथ सामाजिक योगदान के लिए अपनी क्षमताओं को एकजुट करने का प्रयास कर सकता है। उचित विकल्प से व्यक्ति को सफलता और संतोष प्राप्त होता है। देखते हैं कार्य और अर्थपूर्ण कार्य। कार्य मूलतः ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और जिसके द्वारा प्रत्येक इस संसार में एक स्थान पाता है, नए संबंध बनाता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है, सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करता है और उसमें वृद्धि करता है। कार्य का वर्णन आवश्यक गतिविधियों के रूप में किया जा सकता है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के लिए की जाती है। कार्य क्या है कि जो किसी उद्देश्य और आवश्यकता के लिए किया जाता है, उससे हम लोग कार्य करते हैं। जरूरी नहीं कि हर कार्य से पैसा ही अर्जित हो, ये भी जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर वही अर्थपूर्ण कार्य की बात की तो हम अर्थपूर्ण कार्य उसको बोलेंगे कि कार्य के बदले हमें कुछ धन अर्जित कर रहे हैं, तो वो अर्थपूर्ण कार्य में आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्य सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु होता है। यद्यपि प्रत्येक संस्कृति के इसके बारे में अपने स्वयं के मूल्य और संकल्पनाएं होती हैं, वास्तव में सभी मनुष्यों के लिए कार्य मुख्यतः दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां हैं जो लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य सब बहुत से कारकों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य है, आयु और जेंडर, स्त्री पुरुष, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि। अधिकांश व्यक्ति इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं जिससे परिवार का खर्च चल सके, साथ ही आराम, मनोरंजन, खेल और खाली समय के लिए उचित व्यवस्था हो सके। कार्य स्वयं की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बढ़ाने का उत्प्रेरक कार्य कर सकता है। इसमें नीचे देखते हैं, हम लोग देखते हैं अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। यह कार्य करने वाले को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। सही बात तो यह है कि कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किया जाना चाहिए जो सकारात्मक व्यावसायिक संबंधों के विकास को प्रेरित करे और जिससे मान्यता अथवा लाभ भी प्राप्त हो। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण अथवा सफल होता है, तब यह व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है, अपने आप में विश्वास और महत्व जागृत करता है। अंततः इससे कार्य को संपन्न करने की क्षमता मिलती है। कार्य अपने स्वयं के जीवन की और व्यापक रूप से समाज की परिस्थितियों की सुधारने के लिए योगदान का अवसर उपलब्ध कराता है। किसी कार्य में कार्यरत व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों, प्रतिभाओं अथवा अभिरुचियों, योग्यताओं और कौशलों के प्रति जो सबसे अधिक अनुकूल है वह महत्वपूर्ण है। यह जीवन भर की जीविका का मार्ग प्रशस्त करता है, अतः ऐसे चुनना आवश्यक है जिसके करने के लिए व्यक्ति उत्साह बना रहे। चलिए इसमें नीचे देखते हैं क्या है। स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या क्या? एक व्यवसाय के लिए मेरी विशिष्ट प्रतिभाएं, एक व्यवसाय के लिए मेरी विशिष्ट
विशेषताएं अभिरुचियों का क्या कार्य प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है। कार्य और अर्थपूर्ण कार्य को तो हम लोग समझ गए। कार्य क्या है? दैनिक जीवन में जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो कार्य किस उसको हम लोग कार्य बोलते हैं। लेकिन वही अर्थपूर्ण कार्य है कि कार्य के बदले हमें कुछ धन अर्जित करते हैं, तो वो अर्थपूर्ण कार्य में आता है। एक छोटे से वर्ड में इसका मीनिंग इतना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे भारत के परंपरागत व्यवसाय। भारत के परंपरागत व्यवसाय में क्या है? जहाँ तक कला और संस्कृति की बात है, भारत सबसे धनी देशों में से एक है। विश्व के बहुत कम देशों में इस देश की तरह प्राचीन और विविध संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इस विविधता के होने पर भी यहाँ टिकाऊ वाली संस्कृतियाँ और सामाजिक साहचर्यता है। यहाँ देखिए कुछ भारत के परंपरागत शिल्प में क्या क्या है। उड़ीसा का 16 शिल्प, सबसे पहले क्या है? उड़ीसा का 16 शिल्प है। कर्नाटक की चन्नपट्टम की मूर्तियाँ हैं, पत्थर की मूर्ति कला है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया गया कि चन्नपट्टम की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आंसर आएगा कर्नाटक की। 16 शिल्प कहाँ का है? उड़ीसा का है। चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। परंपरागत रूप से शिल्प निर्माण उत्पादन करने की विधियां, तकनीकी और कौशल परिवार के सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दिए जाते हैं। इसी ज्ञान के हस्तांतरण और उसका प्रशिक्षण मुख्य रूप से गृह आधारित प्रशिक्षण जानकारी थी। इसमें नीचे देखिए, यहाँ आता है कि ऐसे सैकड़ों परंपरागत रोजगार हैं, जैसे कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार को सौंप दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ रोजगार में क्या है? शिकार करना और पक्षियों और जानवरों को जाल में फंसाना, विदेशी सामान इकट्ठा करना और बेचना, माला बनाना, नमक बनाना, नीरा व ताड़ का रस निकालना, खनन कार्य, ईंट और टाइल्स बनाना। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले अन्य परंपरागत रोजगार में क्या क्या सम्मिलित है? इसमें है पुजारी, सफाई करने वाले, चमड़े का काम करने वाले। अक्सर आप लोग देखते हैं कि चमड़े का काम करने वाले लोग क्या होता है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पहले उनके बाबा दादा ये काम किए, तो फिर बाद में बच्चे भी वही करने लगे। पुजारी का देखते हैं, जैसे ये क्या हम लोग बोलते हैं घरों में, पुरोहित लोग जो आते हैं शादी ब्याह वगैरह पूजा वगैरह में आते हैं लोग, उन लोग के भी तो वैसे ही होता है ना कि पहले पिताजी वही काम किए, फिर बच्चे भी वही काम स्टार्ट किए। तो इस टाइप के काम क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले परंपरागत रोजगार है ये। चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। बुनाई, कसीदाकारी, चित्रण कलाओं के समान भारत के प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट पाक प्रणाली होती है, जिसमें देसी सामग्री और मसालों को लेकर विविध प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। आज के भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए भारत के कसीदाकारी वस्त्र, कसीदाकारी वस्त्र देखिए, इस पे कसीदाकारी कढ़ाई की गई है। देखिए कितना सुंदर सुंदर। यहाँ देखिए, यहाँ है महाराष्ट्र का बार्ली चित्रकला कठपुतली सिल्क। ये देखिए बार्ली आर्ट, इस पे मानव आकृति के छोटे छोटे रूपों में करके ये बनाया जाता है। देखिए ये बार्ली आर्ट कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और ये क्या है? कठपुतली शिल्प। कठपुतली शिल्प कहाँ का है? ये राजस्थान का है। राजस्थान में कठपुतली शिल्प ज़्यादा बनाया जाता है। परंपरागत व्यवसायों को समृद्ध धरोहर के होते हुए भी आधुनिक संदर्भ में कला की ये कृतियाँ धीरे धीरे बहुमात्रा में उत्पादित सामग्री की अपेक्षा कम पसंद की जा रही हैं। इससे एक और शिल्पकारों की आय के स्रोत कम हुआ, तो दूसरी ओर ललित कलाओं का सौंदर्य बोध भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आज के ज़माने में क्या हो रहा है, लोग ये सब चीज़ों को बहुत कम पसंद कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे ललित कलाओं का जो सौंदर्य बोध है ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ट्रेडिशनल चीज़ों की धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। यहाँ देखिए, ये है केरल का नारियल शिल्प। देखिए नारियल से कितने अच्छे अच्छे कलाकारी की गई है इस पे। यह है असम का बांस शिल्प। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि नारियल शिल्प कहाँ का है, तो नारियल शिल्प कहाँ का है? केरल का है। बांस शिल्प कहाँ का है? बांस शिल्प है आसाम का। चलिए नीचे देखते हैं। अब इसमें इसी के बारे में दिया गया है। यहाँ देखिए, ये लाइन इम्पोर्टेंट है
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों की समानता की गारंटी देता है। समानता की गारंटी कौन सा देता है? अनुच्छेद 16(1). तो ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्लास को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।